शिक्षा जगत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम। खाद्य और पोषण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हम सब की ज़िंदगी का। खाद्य और पोषण शिक्षा जहाँ हमारी ज़िंदगी की भागती दौड़ती लाइफस्टाइल के बारे में और साथ ही महामारी के इस दौर में अपनी प्रासंगिकता को आज हमें याद दिला रही है और एक बार फिर इशारा कर रही है कि हम इस तरफ आएं और सोचें। इसी वजह से आज इस विषय के विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान को। तो चलिए सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनीति मिश्रा का। आप हैं फैकल्टी महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। मैम, आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने भी जब चर्चा करने का जब सोचा तो हमने विषय लिया है खाद्य और पोषण शिक्षा में चुनौतियाँ और अवसर। ये जितना प्रासंगिक सब्जेक्ट है वहीं इसका स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि फूड एंड न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए और आज के समुदाय के लिए कि फूड एंड न्यूट्रिशन या जिसे हम खाद्य एवं पोषण विज्ञान कहते हैं कि वह क्या होता है। खाद्य एंड पोषण विज्ञान दो भागों में होता है। खाद्य यानी कि फूड और पोषण जो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमें पोषण मिलता है उसके विषय में जब हम आध्यात्मिक या हम उसके वैज्ञानिक जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। फूड्स हमारे जो खाद्य होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स। और अगर आज के समय को देखते हुए जैसे कि अभी महामारी का समय चल रहा है उसको देखते हुए यह ज़रूरी है कि हम अपने फूड शिक्षा को या हम अपने खाद्य शिक्षा को और ज़्यादा अपने अंदर लेके आए ताकि जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं या हमारे आम जीवन जो होते हैं आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जो है, बच्चों के लिए पढ़ाई की स्थिति जो है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फूड आप खा रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, क्या वह आपके शरीर के लिए सूटेबल है, आप उसको जो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं या आप किसी भी प्रकार का मार्केट बेस्ड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं। बहुत तरह के आजकल फूड आइटम्स आ चुके हैं जिसको हम लोग फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आ चुकी हैं। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो भी फूड हम ले रहे हैं हमारी बॉडी में वह एक्चुअली में क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं। तो बेसिकली फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम यह अध्ययन करते हैं कि जो भी फूड आइटम्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट से हमारे शरीर पे या जहाँ पे भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं उस पर क्या असर दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपका जो होता है वो खाद्य एवं पोषण विज्ञान होता है। बिल्कुल मैम, और इसके एक कदम आगे चलते हैं, गृह विज्ञान की बात करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि क्या हम खा रहे हैं, उनके क्या असर हो रहे हैं और कितना वो हमारे लिए हार्मफुल है या कितने फायदेमंद है, उसकी एक पूरा अध्ययन जो होता है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस होता है। मैम, अगर हम बात करें गृह विज्ञान की या सामुदायिक विज्ञान की तो वो आप हमें बताइए वो क्या चीज़ है? हाँ, पहले एक्चुअली हम लोग गृह विज्ञान ही कहते थे, लेकिन अभी इस समय में इसको हम एक नया नाम दे चुके हैं सामुदायिक विज्ञान, क्योंकि इसमें हम समुदाय को मुख्य रूप से कवर कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा एक भ्रम भी हो जाता है कि गृह विज्ञान या समुदाय विज्ञान क्या अलग अलग है। नहीं, ये दोनों सामुदायिक विज्ञान और गृह विज्ञान एक ही है। इसकी अपनी अलग अलग शाखाएं होती हैं, लेकिन जिसमें से एक शाखाएं जो होती हैं वो फूड एंड न्यूट्रिशन की होती हैं। तो गृह विज्ञान के अध्ययन के लिए आपके जो डेली टू डेली लाइफ होती है उसकी बेसिकली वैज्ञानिक जानकारी, ना कि आम भाषा की जानकारी। तो जैसे आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, वस्त्र विज्ञान हो गया, उपभोक्ता विज्ञान हो गया, जितनी भी आपकी 5 ब्रांचेस होती हैं होम साइंस के अंदर, उन सब के बारे में वैज्ञानिक जानकारी। जैसे आप जो खाना खा रहे हैं, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर आप कोई फूड आइटम ले रहे हैं, सपोज अगर आप एप्पल ले रहे हैं, मैंगो ले रहे हैं, कीवी ले रहे हैं, कोई भी फूड आइटम आप ले रहे हैं, तो हमें तो ये पता होता है कि ये फल है, ये हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है। लेकिन हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह हमारी किस बीमारी के लिए मुख्य रूप से सहायक होते हैं या हम उसको खाने से हमें किस प्रकार के स्वास्थ्य के लाभ मिलेंगे। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत जो भी आपके 5 लाइन जो आते हैं, आपके विषय आते हैं, उनकी एक वैज्ञानिक जानकारी हम इसके अंदर ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए
और अगर कहा जाए कि आज की जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने और बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ सारे दर्शकों को बताया कि कितना ये विज्ञान जो है सामुदायिक विज्ञान समुदाय के लिए है और क्या कुछ इसमें पढ़ा जाता है। मैम, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि इसकी प्रासंगिकता पर, अगर रेलिवेंस पे अगर हम बात करें तो ये कितना प्रासंगिक है ये सब्जेक्ट आज के दौर में? हाँ बिल्कुल, इस विषय पे तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस ध्यान देना चाहूँगी, आप सभी दर्शकों का भी और आपका भी, क्योंकि देखा जा रहा है आज के जीवन में हर कोई काम कर रहा है, कार्यरत है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, लेकिन समस्या यहाँ पे जटिल होती जाती है कि उनकी जो जीवन शैली है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेरती जा रही हैं, चाहे वो आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए जैसे डायबिटीज, आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं अभी के समय को देखते हुए। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत जो कि हम 5 ब्रांचेस के बारे में जब पढ़ते हैं, तो चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो कि आपको अपना घर कैसे मैनेजमेंट करना है, कंज्यूमर साइंस एक विषय होता है, एक ब्रांच होती है होम साइंस की, आपको अपना घर संचालन कैसे करना है, आपको अपने खाद्य एवं पोषण का ध्यान कैसे रखना है, कपड़े को भी लेके बहुत ज़्यादा लोग कई बार मतलब उत्साहित भी होते हैं, कई बार थोड़े से स्ट्रेस भी होते हैं, और प्लस ये भी ज़रूरी है कि आप जो कपड़े पहनते हैं उनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आजकल डाई, केमिकल्स, ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होने लगी हैं कपड़ों में भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों की एक वैज्ञानिक जानकारी रखें ताकि आपका जो जीवन है वो सरल और सुगम बन सके, ताकि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो भी आपका एरिया ऑफ वर्क है आप उसमें अच्छे से ध्यान दे सके। और यह एक प्राथमिक स्टेप होता है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो घर ही होता है, उसी तरीके से अगर आपको अपने जीवन को उच्च स्तर तक लेके जाना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन शैली को सबसे पहले सुधारें, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने घर को, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। और गृह विज्ञान के अंतर्गत ये सभी चीज़ें, चाहे वह बालक हो एवं बालिका हो, सबको यह सिखाया जाता है कि आपकी जो डे टू डेली लाइफ होती है उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका वैज्ञानिक कारक, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि जेन्युइनली लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि एक आम चाल भाषा होती है, या आम चाल भाषा नहीं होती, इसके एक हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य होते हैं कि अगर आपको गर्मियों में सूती कपड़े पहनने के लिए कहे जाते हैं या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने के लिए कहे जाते हैं तो उसका कुछ वैज्ञानिक कारण है, उसके कुछ सिग्निफिकेंट रिसर्च आई है जिसके विषय पे हम बात करते हैं। तो इस वजह से इस विषय को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, कार्य की दृष्टि से भी और सामान्य दृष्टि से बिल्कुल। और जब जानना इतना ज़रूरी है तो चलिए जानने की तरफ ही हम बढ़ते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि 5 ब्रांचेस हैं तो बहुत ही रोचक तरीके से आप बता रही थी, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा और एलैबोरेट करें और समझाएं कौन कौन सी ब्रांचेस है और उनका क्या स्टडी स्कोप है। अगर हम गृह विज्ञान या सामुदायिक विज्ञान की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनकी 5 ब्रांचेस या 5 शाखाएं होती हैं। पहला हमारा जो होता है वो फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण विज्ञान। दूसरा टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग, जिसको हम लोग वस्त्र विज्ञान कहते हैं। तीसरा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। और चौथा हमारा जो होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रसार शिक्षा भी हम इसके अंतर्गत लाते हैं। और साथ ही साथ एक होता है कंज्यूमर साइंस, जिसमें आपको उपभोक्ता विज्ञान, क्योंकि आज के समय में यह बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ उपभोक्ता आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसकी एक्सपायरी क्या है, अगर आपको कोई गलत सामान बेच रहा है, क्योंकि ये बहुत सामान्य चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी गलत फूड आइटम खा लेते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं और फलस्वरूप आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अपनी देखभाल करनी पड़ती है, या आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है। और अगर मैं बात करूँ मानव विकास की, तो ये ज़रूरी है कि हम सब ये जानें कि आप बच्चे को शिशु अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हर किसी के अंदर चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। जैसे बच्चों की कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, वो करते ही करते हैं, उसको बदल नहीं सकते। ऑन द सेम वे एडल्ट हो, वृद्धावस्था हो या चाइल्डहुड हो, जो भी एजेस होती हैं, डिफरेंट एजेस जो होती हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव आते रहते हैं। तो इन सब की जो साइंटिफिक नॉलेज होती है उसके ऊपर आपको इसके अंदर जो आपको जानकारी मिलती है 5 ब्रांचेस के अंदर।
और स्कोप की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल स्कोप अवेलेबल है, जैसे कि आप स्टडी इसमें कर सकते हैं, खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत ही अपकमिंग और कहीं के बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड आइडियाज़ हैं जो आपने पांचों ब्रांचेस जो बताई हैं, और पूरी दुनिया भर में इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं और हर क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी हैं। आपने एक ब्रांच बताई फूड एंड न्यूट्रिशन, उसमें जानना चाहेंगे डॉक्टर सुनिधि मिश्रा आपसे कि इसमें क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ, कोर्सेज़ की बात करें तो बेसिक कोर्स जो अवेलेबल होता है उसमें आप बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स कर सकते हैं, और आप बीएससी होम साइंस भी कर सकते हैं, बीए होम साइंस भी आप कर सकते हैं, और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आप एमए और एमएससी होम साइंस या फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी भी एक इसी का पार्ट माना जाता है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप फूड टेक में भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, 1 ईयर एंड 2 ईयर। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया जहाँ पे आप इन कोर्सेज में जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। प्लस कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं। सपोज जैसे अगर किसी को पोषण के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियां ग्रहण करनी है, उन्होंने अपनी शिक्षा ले रखी है, तो वो कुछ 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करके उस विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गई फूड एंड न्यूट्रिशन की बात। आपसे मैम यहाँ जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी और कौन कौन से अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस हैं दूसरी ब्रांचेस के जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं। हाँ, बहुत एक्चुअली ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग 2 भागों में देखते हैं, एक गवर्नमेंट बेस पे देखते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि बच्चों का कह लीजिए या युवाओं का लुभाव जो होता है वो 2 तरफ होता है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। तो अगर मैं ब्रांचेज वाइज जाती हूँ तो एक तो गैर सरकारी में आप अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का बिजनेस, क्योंकि अगर फूड न्यूट्रिशन है तो डायटेटिक्स का आप अपना खुद का डाइटिशियन का अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं तो उसके लिए आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, काउंसलिंग कर सकते हैं, प्री स्कूल काउंसलिंग खोल सकते हैं, बच्चों के लिए क्रैच, प्री प्राइमरी स्कूल, ये सारी चीज़ें आप खोल सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर देखा जाए तो आजकल हर कोई अपने घर का एक अच्छा इंटीरियर चाहता है कि अच्छा सुंदर रहे, और लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड होते हैं कि हमें कोई अच्छा ऐसा मिल जाए, कंपनी मिल जाए, कोई ऐसे लोग मिल जाए जहाँ पे हमें मतलब एक अच्छा डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें मिल जाए। हाँ, कस्टमाइज तौर पे। कम्युनिकेशन लोगों का कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है, तो लोग उसको भी इम्प्रूव करने के लिए, या कह लीजिए कि गांवों में एक शिक्षा प्रदान करना, तो इस तरीके से विभिन्न ऐसे गैर सरकारी काम हैं जो आप लोग खुद से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और अगर मैं सरकारी तौर पे बात करूं तो अगर आप यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप बहुत सारे ऐसे टीचर की जॉब होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। FSSAI की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट एज वेल। बिल्कुल मैम, अगर कोई स्टूडेंट इस लाइन में जाना चाहे, होम साइंस को एज ए सब्जेक्ट चूज करना चाहे, वो अपने अंदर क्या रुचियों को खोजे, किस तरह की एलिजिबिलिटी वो रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो, वो इस क्षेत्र में आए? हाँ, एक तो अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप बीएससी होम साइंस करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक विज्ञान के स्टूडेंट हो कक्षा 12 तक। उसके बाद आप बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस में जा सकते हैं। बीए होम साइंस और एमए होम साइंस के लिए आप अगर 12 तक आपने होम साइंस पढ़ रखा है या आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप उस शब्द को ऑप्ट कर सकते हैं। रुचि की बात करूं तो रुचि के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो हमारे जीवन में हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग सुधार की बात करते हैं, तो वो सुधार कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लोग मोटे हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भारतवर्ष में डायबिटीज़ जो है वो अपना जड़ बना रही है। 2030 तक कहा जा रहा है कि 98 मिलियन समथिंग हर एक दूसरा तीसरा इंसान जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित होगा। कैंसर हमारे भारतवर्ष में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ऐसी बीमारियां हैं, बहुत ऐसी हमारी दैनिक जीवन से संबंधित बीमारियां हैं जो हमें घेरी हुई हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज। हाँ, बिल्कुल। सुझाव सबके पास है, तो जिनको उस दिशा में काम करना है, उस विषय के ऊपर काम करना है, वो इस विषय को ले सकते हैं। चाहे जैसे बहुत बच्चों को फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक होता है कि मतलब वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको कपड़े के ऊपर मतलब ऐसा लुक होना चाहिए, वैसा लुक होना चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है या आप आर्ट्स बहुत अच्छी है आपकी,
आपका कलर नॉलेज बहुत अच्छा है, आप कलर्स से बहुत अच्छा खेल सकते हैं जी। है ना, आप अगर कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं अपनी जी। बात। हाँ, प्लस एक ये भी है कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बड़ों के लिए जो हमारा लाइफ स्टाइल सिस्टम चलता रहता जी। है थ्रू द लाइक ओल्ड एज, उन सब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अगर हमें इन समस्याओं से जूझना है या इन समस्याओं का निवारण करना है, जी। तो हमें किस प्रकार के कार्य करने होंगे। बिल्कुल। तो कुल जी। मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुत क्रिएटिव और बहुत स्किलफुल ये कोर्स है। ये जी। आपको स्किल सिखाता है, ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल, ये स्किल सिखाता है कि आप इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, जी। तो आपका खुद का इतना अच्छा स्टार्टअप हो जाएगा। जी। आप अगर देखते होंगे, नई-नई चीज़ों से अवगत होंगे, तो भारतवर्ष में बहुत अच्छी ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजी काउंसलर, बहुत ऐसे नामी-गामी नाम हैं बिल्कुल। जो हमें सुनने को बेशक। मिलते हैं, और जी। ये सब इन्हीं सब बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं जिन्होंने अपना अच्छा इतना नाम कमाया है। तो ये एक सेल्फ स्किल तो आपके अंदर डेवलप करता ही करता है। बिल्कुल। मैम, अगर हायर एजुकेशन की बात करें, हम रिसर्च की बात करें, तो उसका कितना रोल है और उसकी कितनी भूमिका हमारे भारत में हम कह सकते हैं कि रिसर्च इसमें हो रही है, और कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जिसमें रिसर्च करने का भी स्कोप है? हाँ, बिल्कुल, जैसे एक लाइन होती है कि बच्चे जो होते हैं वो भविष्य की नींव होते हैं। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ गृह विज्ञान की, या अगर मैं बात करूँ इन सब्जेक्ट्स की, तो ये हमारे भारतवर्ष का नींव है। मतलब अगर हमने इस विषय पे तरक्की पा ली, तो आगे आने वाले विभिन्न वैज्ञानिक और जितने भी हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अगर आपका शरीर अच्छा है, अगर आपका मन अच्छा है, आप तंदुरुस्त हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आपको किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सेम वे में मैं बात करूंगी जैसे इस विषय के ऊपर, तो इस विषय के अंदर हायर एजुकेशन में हम यही डिस्कस करते हैं कि जो अभी वर्तमान समय में प्रमुख समस्याएं भारतवर्ष में हैं, चाहे वो शरीर संबंधित हो, चाहे वो आपके वस्त्र विज्ञान संबंधित हो, क्योंकि ये छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती हैं। कई बार इसको हम नोटिस करते हैं और कई बार इसको हम इग्नोर कर जाते हैं। जैसे कि एंजाइटी और स्ट्रेस, पहले, अब शायद कोरोना के समय से यह शब्द बहुत प्रचलित हो गए हैं, लेकिन इससे पहले एंजाइटी और स्ट्रेस तो शायद हम इतने अवेयर भी नहीं थे, और कॉमन मैन को एक एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? अगर कोई पर्सन मतलब एंजाइटी से है, स्ट्रेस से, तो अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उन सब चीज़ों से फ्री रहें, और इन सब की जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं आपको इसी विषय पे अनुसंधान या रिसर्च करने के बाद पता चलती है। बिल्कुल जी। तो आपका जो रिसर्च का जो हम कहें इम्पोर्टेंस है, वो आप जब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं तब वो पूरा सिद्ध होता है। और जब बात करते हैं आपके सामुदायिक विज्ञान की, कम्युनिटी साइंस की और सोसाइटी की, तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों कहीं ना कहीं पोल्स मिलें, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका समाज को फ़ायदा मिले। जी। तो उसके लिए किस तरह से दोनों में तालमेल बैठना ज़रूरी है? जैसे अभी मैं ये कहना चाहूँगी, अभी पिछले सवाल से को रिलेट करूँगी इसको मैं थोड़ा सा, कि हम सब बहुत पुराने समय से जानते हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जो है हमारे समाज में एक बहुत भयावह स्थिति बना चुका है। आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम इतने मॉडर्न ज़माने में आ चुके हैं, हमारे पास नंबर ऑफ थेरेपी है, नंबर ऑफ मेडिसिन है, बट तब भी हम अभी इस क्षेत्र में पीछे हैं। तो यह ज़रूरी है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको आप इम्प्रूव करते जाएं, बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप नई नई शोध करते जाएंगे, तो एक तरह से चैलेंजिंग भी है कि समस्याएं हमारे सामने अनेक हैं पर उपाय कम हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो बच्चे कुपोषित हैं या माल न्यूट्रिशन से हैं, उनके लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें शारीरिक स्तर पर या कह सकते हैं जमीनी स्तर पर कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जो हम बात कर रहे हैं खाद्य और पोषण शिक्षा का महत्व महामारी के दौर में। मैम, इस पर आप थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि बहुत प्रासंगिक भी है और जानना भी चाहेंगे किस तरह से महामारी के दौर में हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और रोल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस। जी,
फूड एंड न्यूट्रिशन जो है महामारी यानी कि कोविड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऐसा आपने सुना भी होगा, दर्शक को भी जानते होंगे जिन्होंने कहा होगा हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, हम बच गए। ऐसे भी तरह के शब्द निकल के आए हैं, बट ये एक साइंटिफिक बेस नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट था लोगों का। लेकिन यह सत्य है कि अगर आप एक अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा भोजन का मतलब ये होता है कि आप संतुलित आहार ग्रहण करें। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसके अंतर्गत आप सारे फूड ग्रुप्स को ऐड करते हैं, चाहे आपका वो सीरियल्स एंड पल्सेस हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, ऑयल्स फैट्स हो, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, सारी चीज़ें, नट्स एंड ऑयल सीड्स हो, इन सब चीज़ों को आप ऐड करें। अब एक दिन के अंदर या किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरीके से बताना तो सही नहीं होता, पर यह ज़रूरी है कि आप जो डेली खा रहे हैं, जो प्रतिदिन खा रहे हैं, आप उसको किस मात्रा में खा रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, उसका माध्यम क्या है लेने का, आप ज़्यादा कुक करके ले रहे हैं, रॉ आइटम में ले रहे हैं, ठीक है। प्लस जैसे अगर हम कोविड के कंटेक्स्ट में बात करें तो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, तो उसके लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आपका पपाया हो गया, आपका क्या कहता है कीवी हो गया, आपका कोकोनट वाटर, नारियल पानी हो गया, इस तरह के जो कुछ फल होते हैं इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में, मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आपको इस तरह के फल और सब्जियां में बहुत अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जैसे आपकी जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जो भी आपके लोकल आइटम्स अवेलेबल हो, आप उनसे लेकर के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी, और साथ ही साथ जो एक मोटापा जो कि कोविड के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया है, उस मोटापे से आप ग्रसित नहीं होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको खाने का ध्यान रखना है, और उसमें ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि पोषक तत्व ज़रूर हों। आप जो भी खाना खाएं उसमें पौष्टिकता ज़रूर चेक करें कि उसकी पौष्टिकता क्या है, चाहे वो फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, मट्ठा, यह सब चीज़ें नॉर्मल है जो सब जगह मिलती हैं, ठीक है। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, तो हम सामान्य रूप से एक चीज सबको खाने को नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो उसको हम मट्ठा या छाछ या ठंडी चीजें नहीं बोलते हैं। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम आम चाल भाषा में बोल देते हैं कि ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन यह एक व्यक्ति से प्रति व्यक्ति जो होता है वो अंतर करता है कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन क्या है। बिल्कुल मैम, योग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और योग और हम कहें आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन है वो कैसे सहसंबंधित है? जी देखिए, एक अगर योग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो हमारे अंदर जितनी भी वृत्तियां होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम योग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि फूड एंड न्यूट्रिशन और योग कैसे रिलेटेड है। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उससे हमें हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे तत्व जो होते हैं वह जमा होते हैं। तो योग के माध्यम से आपके अंदर जो भी ऊर्जा जा रही है या आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनका सही प्रकार से आपके शरीर में संचालन हो सके, यह बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एनर्जी आप ले रहे हैं उसको आप कंज्यूम करिए, उसको आप बर्न आउट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप योग के माध्यम है तो वहाँ उसका आप जो जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही बर्न आउट करेंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आप बढ़ सकेंगे। बिल्कुल मैम, योग की बात चली है तो चलते चलते जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे हम बात करना चाहेंगे। कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ योगा के क्षेत्र में मौजूद है? हाँ, ये भी एक बहुत स्किलफुल सब्जेक्ट कह लीजिए या ट्रेंडी सब्जेक्ट कह लीजिए। आजकल चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो ओल्ड एज वाले लोग हों, तो सब लोगों को फिटनेस फ्रीक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है कि हम हेल्थ अच्छे रहें, हम फिट दिखें, हमारी जिम वाली ऐसी मतलब पर्सनैलिटी रहे। तो इसके लिए एक तो आप एजुकेशनल कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल कोर्सेज करके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी आप क्लब में, जहाँ पे भी इस तरह के कार्य होते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना खुद का भी एक योग सेंटर खोल के उसको रन करा सकते हैं। मैम, चलते चलते बहुत ही संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज दर्शकों को? जी, इस महामारी के दौर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि खाद्य और पोषण विज्ञान जो होता है और इसकी जो समस्त ऑल 5 ब्रांचेस हैं कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, उसमें आप पोषण से रहित भोज को ग्रहण करें, ताकि अगर आपका एक स्वस्थ शरीर है तभी स्वस्थ मन के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनिधि मिश्रा जी, आप यहाँ आई और इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे तमाम दर्शकों को दी। धन्यवाद।
तो यही कहना चाहेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस एक ऐसी साइंस है जो आपको एक बेहतरीन जीवन शैली के साथ साथ आपको क्या खाना चाहिए, किस मात्रा में खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए उसकी जानकारी देता है। अनेक अवसर इस सब्जेक्ट में है, तो आप आइए और उनको एक्सप्लोर करिए और इसमें अनेक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए इरम तस्लीम को, नमस्कार।